एंजॉय, खूब एंजॉय। अच्छा, यस बॉयज इधर है ना, कल नहीं हुई, बाकी तो पढ़ाई हो रही है, संडे को टेस्ट है। हाँ इधर गर्ल्स, भाई कैसी तैयारी चल रही है? कंपटीशन दूसरे बैचेस के साथ में है आपका, है ना? हर बार उस उधर वाले बैच से, है ना, जिसके पूरे में से पूरे क्वेश्चन सही होते हैं वो 10-10, 15-15 बच्चे होते हैं। तो इसका मतलब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं वो, और आपको भी क्या करना है भैया, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। एक बार इसको ये चेक ऑन ही है ना? चलो बताओ क्या पढ़ रहे थे? यस, क्या पढ़ रहे थे? जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। और जैव विविधता शब्द किसने दिया बोलो? हाँ भाई बॉयज, जैव विविधता शब्द किसने दिया? जैव विविधता कितने प्रकार की? पहला बोलो, दूसरा, तीसरा, पारिस्थितिकी है। अच्छा, यहीं तक पढ़ा था बस? अच्छा, यस, शुरू करते। उसके पहले आपको ध्यान देना, एक आपको खाद्य जाल के ऊपर क्वेश्चन नहीं कराया है। यस, हेडिंग लिख लो यहीं पे कंटिन्यूअस, क्योंकि इकोलॉजी चल रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। हेडिंग लिखो खाद्य जाल, पहले पढ़ रहे हैं हम खाद्य जाल। वैसे तो ये पारितंत्र के अंदर आता है, लेकिन क्योंकि हमने इसको उसमें नहीं पढ़ा है, और आप इतने महान बच्चे हो कि एनसीईआरटी पढ़ भी नहीं रहे हो, तो आपको पता भी नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। यस, तो आपको पता ही नहीं है कि खाद्य जाल क्या है। क्या कोई बता पाएगा कि खाद्य जाल किसे कहते हैं? अरे यस, सभी बच्चे ध्यान देना, यहाँ पे ये देखो, ये क्या है बोलो? घास। घास को कौन खा रहा है? खरगोश। खरगोश को कौन खा रहा है? लोमड़ी। और लोमड़ी को तो कोई खा ही नहीं रहा है। अगर शेर और होता तो लोमड़ी को कौन खा रहा है? शेर। ये एक खाद्य श्रृंखला बनी। यस, दूसरी खाद्य श्रृंखला देखना, घास को कौन खा रहा है? चूहा। चूहे को कौन खा रहा है? उल्लू। दूसरी बनी है। तीसरी देखो, घास को कौन खा रहा है? चूहा। चूहे को कौन खा रहा है? लोमड़ी। तीसरी बनी है। नेक्स्ट देखना, घास को कौन खा रहा है? टिड्डा। टिड्डे को कौन खा रहा है? चिड़िया। चिड़िया को कौन खा रहा है? सांप। और सांप को कौन खा रहा है? बाज। चौथी बनी। नेक्स्ट देखना, घास को कौन खा रहा है? टिड्डा। टिड्डे को कौन खा रहा है? मेंढक। और मेंढक को कौन खा रहा है? उल्लू। पांचवी बनी। नेक्स्ट देखना, घास को कौन खा रहा है? चूहा। और चूहे को कौन खा रहा है? बाज। छठी बनी। लेकिन आपको ये भी तो लग रहा है कि ये सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी हुई है, क्योंकि टिड्डे को चिड़िया भी खा रही है और टिड्डे को मेंढक भी खा रहा है। यस, टिड्डे को चिड़िया भी खा रही है और टिड्डे को कौन खा रहा है? मेंढक भी खा रहा है। चूहे को उल्लू भी खा रहा है, चूहे को कौन खा रहा है? बाज भी खा रहा है। चूहे को कौन खा रहा है? लोमड़ी भी खा रही है। तो बताओ, ये सारी खाद्य श्रृंखलाएं प्रकृति में, नेचर में जुड़ी हुई है आपस में कि नहीं जुड़ी हुई है? जुड़ी हुई है। और जुड़ी हुई होकर के क्या बनाती है? एक जाल बनाती है, और उस जाल को ही क्या बोलते हैं? खाद्य जाल। यस, ऑनलाइन वालों बच्चों, आपको गुड मॉर्निंग किया नहीं है? यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कल की क्लास चली थी बेटा, वो रिकॉर्डेड थी तो आपको भेज दी होगी।
खाद्य जाल में, खाद्य जाल को ही क्या कहते हैं बताओ? फूड वेब कहते हैं। बोलो क्या बोलते हैं? फूड वेब। तो अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि फूड वेब क्या होता है, तो फूड वेब समझ में आ गया। फूड वेब का मतलब ये होता है कि खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ करके एक जाल बना लेती है, और उस जाल को ही क्या कहा जाता है? खाद्य जाल कहा जाता है। जितना अधिक जटिल खाद्य जाल होता है, उतना ही पारितंत्र क्या होता है? मजबूत होता है। ये वाला खाद्य जाल सरल है, सिंपल है, क्योंकि अगर इसमें से चूहे को गायब कर दिया जाए तो बेचारा लोमड़ी भी भूखी रहेगी, ये उल्लू भी भूखा रहेगा, ये बाज भी भूखा रहेगा, क्योंकि एक चूहे को इतने सारे प्राणी खा रहे हैं। अगर ये आपस में इतने ज्यादा कनेक्शन होता, चलो ये नहीं मिला तो ये खा लेंगे, ये नहीं मिला तो वो खा लेंगे, ये नहीं मिला तो वो खा लेंगे, तो जितना जटिल खाद्य जाल होता, उतना ही पारितंत्र क्या होता बताओ? मजबूत होता है ना। तो खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ करके एक जाल बनाती है, और उस जाल को ही क्या कहा जाता है? खाद्य जाल। एक पॉइंट है, एक लाइन है, बस लिख लो इसका। प्रकृति में, प्रकृति में खाद्य श्रृंखलाएं, प्रकृति में खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर, आपस में जुड़कर जुड़कर एक जाल बनाती है, एक जाल बनाती है, जिसे जिसे खाद्य जाल कहते हैं, जिसे खाद्य जाल कहते हैं। खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर एक जाल बनाती है, जिसे खाद्य जाल कहते हैं। खाद्य जाल, खाद्य जाल जितना जटिल होता है, खाद्य जाल जितना जटिल होता है, जटिल होता है, पारितंत्र, पारितंत्र उतना ही स्थायी होता है, स्थायी होता है। खाद्य जाल जितना जटिल होता है, पारितंत्र जो है उतना ही ज्यादा क्या होता है बताओ? स्थायी होता है, स्टेबल होता है। तो ये पूरा खाद्य जाल के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, अब इसके लिए थोड़ी सी जगह छोड़ देना, तो आपको इसका चित्र बनाना है। चित्र बनाना है मतलब ये पूरा नहीं बनाना है, आपको केवल नाम लिख लेने हैं। ये लास्ट में करेंगे, है ना। लास्ट में केवल इनके नाम लिखने हैं। घास को खा रहा है चूहा, चूहे को खा रहा है उल्लू, घास को खा रहा है खरगोश, खरगोश को खा रहा है लोमड़ी, ऐसे नाम लिखने केवल। तो ये नाम लिखने का काम बाद में कर लेंगे, अभी इसको छोड़ देना, लास्ट में, सबसे लास्ट में करेंगे। इसके लिए जगह छोड़ देना, ये खाद्य जाल बनाना है। हाँ वो तो ना, इसमें बस ये नाम ही लिखने, चित्र नहीं बनाना है। हाँ, आधा पेज, लगभग आधे से भी कम पेज, केवल नाम लिखना ना, वो आपकी इच्छा है। ये श्रृंखलाएं बनानी है और इन श्रृंखलाओं को आपस में जोड़ना है, और उसको ही क्या कहा जाता है बताओ? खाद्य जाल कहते हैं। यस, क्लियर। खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर के एक जाल बनाती है, और उस जाल को ही क्या कहा जाता है? खाद्य जाल। खाद्य जाल जितना जटिल होता है, उतना ही पारितंत्र क्या होता है? मजबूत होता है, स्थायी होता है। हाँ, जितना जटिल, जटिल मतलब जितना गूथा हुआ होता है, जितना गूथा हुआ होता है, मतलब ये श्रृंखला इससे भी जुड़ रही है, उससे भी जुड़ रही है, उससे भी जुड़ रही है, ऐसे आपस में कनेक्शन ज्यादा होते हैं, तो उसको कहा जाता है जटिल, कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। यस, चलो उसके बाद में नेक्स्ट आपको ध्यान ये रखना है, संसार में, पृथ्वी पर कितनी जातियां पाई जाती है? पृथ्वी पर जातियां कितनी हैं? इस पृथ्वी पर कितनी जातियां पाई गई है, और पृथ्वी पर जातियां खोजी गई है? कितनी जातियां खोजी गई है, कितनी जातियों की खोज हुई है? ध्यान देना, इस पूरी पृथ्वी के ऊपर कितनी जातियों की खोज हुई है, इनके आंकड़ा जो एनसीईआरटी में दे रखा है उसको याद करना है। तो इनके आंकड़ों को बताने वाला एक संगठन था, और उसका नाम था IUCN। क्या नाम था? IUCN। IUCN एक संगठन है, उसने 2004 के अंदर, 2004 के अंदर
एक सर्वे करके एक पूरी लिस्ट निकाली और उसने कहा अभी तक 1.5 मिलियन जातियों की खोज हुई है। बताओ कितने जातियों की खोज हुई है? 1.5 मिलियन। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे एक इकोलॉजिस्ट और था, उसका नाम था रॉबर्ट मे। क्या नाम था? रॉबर्ट मे। रॉबर्ट मे ने बोला 1.5 मिलियन नहीं, 7 मिलियन की खोज हुई है। 7 मिलियन का मतलब क्या हो गया बताओ? 70 लाख। 70 लाख जातियों की खोज हुई है। IUCN एक संगठन था जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, पूरा नाम लिखवाएंगे, है ना। उसने 2004 का सर्वे करके बोला कि इस पूरी पृथ्वी के ऊपर 1.5 मिलियन जातियों की खोज हुई है। लेकिन रॉबर्ट मे ने बोला 1.5 मिलियन नहीं, 7 मिलियन की खोज हुई है। 7 मिलियन बहुत सारी जातियां होती है। लेकिन उसने क्या बोला, अभी तक जो खोजी गई जातियां है वो केवल 22% ही है। 22% से भी कम है। अभी तक तो 78% जातियों की खोज करना क्या है? बाकी है। जो खोज हुई है वो केवल कितनी है? 22% ही है। अभी तक 78% की खोज करना बाकी है। लेकिन जो खोजी गई जातियां है, जो 7 मिलियन जातियां खोजी गई है, इसमें से जंतु ज्यादा है कि पादप ज्यादा है? बताओ, जंतु ज्यादा है कि पादप ज्यादा है? जंतु 70% है और पादप कितने हैं? 22%। 22% से भी कम, है ना। जो 7 मिलियन जातियां खोजी गई है, इसमें से जंतु कितने हैं? 70% और पादप कितने हैं? 22%। 70% में से भी सबसे ज्यादा जंतु कौन है? सबसे ज्यादा 70% तो केवल कीट है। कौन है बोलो? कीट है। यानी कि 10 में से 7 क्या है बताओ? कीट है। 10 में से 7 क्या है बोलो? कीट है। मतलब इस पूरी पृथ्वी के ऊपर सबसे ज्यादा प्राणी कौन से पाए जाते हैं? कीट, इंसेक्ट सबसे ज्यादा होते हैं, है ना। हमने क्या बोला? IUCN ने बोला कितनी जातियों की खोज हुई है? 1.5 मिलियन। रॉबर्ट मे ने बोला कितनी हुई है? 7 मिलियन। 7 मिलियन का मतलब क्या हो गया? 70 लाख। लेकिन कितनी खोज हुई है अभी तक? 22%। 22% से ज्यादा नहीं हुई है। 7 मिलियन में भी कौन ज्यादा है कौन कम है? तो जंतु कितने हैं? 70%। पादप कितने हैं? 22%, है ना। और जंतु में भी कौन ज्यादा है? 70% कौन है? कीट। और यानी कि 10 में से 7 तो क्या है? कीट है। 3 दूसरे प्राणी है। और जो 22% पादप खोजे गए हैं, इसमें शैवाल भी है। क्या है बोलो? शैवाल। और कवक भी है। क्या है? कवक। और ब्रायोफाइटा भी है। क्या है बोलो? ब्रायोफाइटा। और इसके अलावा आवृत बीजी भी है। क्या है बोलो? आवृत बीजी। आवृत बीजी भी है और अनावृत बीजी भी है। यानी कि जिम्नोस्पर्म भी है और एंजियोस्पर्म भी है। अनावृत बीजी भी है, आवृत बीजी भी है और अनावृत बीजी भी है। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा, ये सभी मिलाकर के केवल कितना है? 22% है। तो यहां से एक क्वेश्चन आता है, पाई चार्ट बना के क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे ध्यान देना कि कितनी कितनी जातियों की खोज हो गई है। कितनी कितनी जातियों की खोज हो गई है। एनसीईआरटी के अंदर इसके रेफरेंस में एक चार्ट दे रखा है और उस चार्ट से कभी सीयूईटी में बहुत बार इस चित्र से आ जाता है। तो अपने को पादप की कितनी जातियां होती है, जंतु की कितनी जातियां होती है, और जंतु में भी कशेरुकी कितने होते हैं, वर्टिब्रेट्स कितने होते हैं, और अकशेरुकी इनवर्टिब्रेट्स कितने होते हैं, वो सारा अपने को याद होना चाहिए। नेट चल रहा है अभी थोड़ा स्लोली है ना। क्या हुआ? क्यों नहीं चल रहा है? यस। अच्छा, याद कैसे रखेंगे? चलो पहले देख ही लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी आपके एनसीईआरटी के अंदर एक पाई चार्ट दे रखा है और वो पाई चार्ट बिल्कुल एज इट इज आपको याद होना चाहिए। ये एक पाई चार्ट देखा होगा वैसे तो आपने।
यस, ध्यान देना, ये अकशेरुकी, बोलो क्या है अकशेरुकी? अकशेरुकी इनवर्टिब्रेट्स है। अकशेरुकी का पाई चार्ट हम देख रहे हैं तो हमको पता चल रहा है सबसे ज्यादा यहाँ पे 70% तो कौन दिख रहे हैं बताओ? इंसेक्ट। फिर क्या है बताओ? मोलस्का है। कौन है? मोलस्का। फिर कौन है बोलो? क्रस्टेशिया। और फिर कौन है बताओ? अदर एनिमल ग्रुप, दूसरे प्राणी है। अब इसको ट्रिक से याद रखेंगे तो हमेशा ही याद रहेगा। इसके लिए ट्रिक बनानी है, बोलो आईएम। बोलो क्या है? आईएम। आईएम मतलब मैं, है ना? बोलो मैं कोबाल्ट हूं। सीओ, सीओ का मतलब क्या है? कोबाल्ट। तो भैया इसकी ट्रिक याद रखनी है, INCO। बोलो क्या है? INCO। मतलब आई का मतलब क्या हो गया? इंसेक्ट। एम का मतलब मोलस्क। सी का मतलब क्रस्टेशिया। ओ का मतलब अदर एनिमल ग्रुप। अपने आप ही याद हो जाएगा। अगर आपको ये पाई चार्ट दिया है तो आपने सीधा सा लिखा है INCO, हो गया याद, है ना? कुछ याद भी नहीं करना है। तो अकशेरुकी इनवर्टिब्रेट्स को याद रखने का ट्रिक क्या है? बोलो INCO। कशेरुकी वर्टिब्रेट्स को याद करने की भी ट्रिक होनी चाहिए। आपको अपने आप ही दिख रहा है सबसे ज्यादा इसमें कौन दिख रही है? मछलियां। फिशेस कितनी दिख रही है बताओ? 50% तो मछलियां है। बाकी सभी में ये सारे मेमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस है। तो ध्यान देना, इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखने का तरीका, ये जो लास्ट वाला बच्चा बैठा है उसका नाम क्या? नाम है तेरा? राजेश। हाँ, यस, राजेश। राजेश जो है वो गलती कर लेता है, छत पे पकड़ा गया, छत पे गलत काम करते हुए पकड़ा गया, क्योंकि छत पे अपनी जीएफ से मुलाकात कर रहा था और पता चला एकदम पापा आ गए नीचे से। और पापा आ गए तो भैया धुनाई तो होगी, है ना? बिल्कुल 100% राजेश की क्या हो रही है बताओ? धुनाई हो रही है। और आपने देखा, पड़ोसी, आप इसके पड़ोस में ही रहते हो, और इन्हों उसमें भी लड़कियों ने देख लिया, दूसरी लड़कियों ने, तो इनके तो हॉस्टल में गॉसिपिंग हो रही है। अरे राजेश को उसके पापा ने मारा है, राजेश को पापा ने मारा है, बड़ा मजा आ रहा है ना? तो भैया इसको अगर अपन ऐसे बोले तो पापा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फादर। और फादर ने क्या किया इसको बताओ? मारा। तो ये लिखा हमने मारा, ये याद हो गया अपने को। कशेरुकी का क्या होगा बताओ? ये देखो, ये फादर, और फादर ने क्या किया? मारा। मतलब एफ का मतलब क्या हो गया? फिश। एम का मतलब क्या हो गया? मेमस। ए का मतलब होता है एविस। एविस क्लास को ही कहते हैं पक्षी वर्ग, बर्ड्स कहते हैं, ठीक है? और आर का मतलब रेप्टाइल्स, और ए का मतलब एम्फीबियंस। तो अपने आप ही याद हो गया। INCO कौन है? अकशेरुकी। फादर ने मारा क्या है बताओ? कशेरुकी। अब इसमें कौन ज्यादा है कौन कम है ये भी याद होना चाहिए। उसको याद रखने का फॉर्मूला है परमा। बोलो क्या है? परमा। पीसीस सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद कौन है बताओ? सबसे ज्यादा कौन है? फिशेस। और फिशेस को ही कहा जाता है पीसीस। क्या कहा जाता है? पीसीस। मछली की क्लास का नाम होता है पीसीस। तो पीसीस सबसे ज्यादा है ना? और उसके बाद यहाँ पर कौन ज्यादा है बताओ? बर्ड्स, एवीज सबसे ज्यादा है। और उसके बाद कौन ज्यादा है बताओ? रेप्टाइल्स, ये रेप्टाइल्स सबसे ज्यादा है। उसके बाद कौन है बताओ? मेमस। और सबसे कम कौन है बताओ? एम्फीबियंस। तो ये याद हो जाएगा परमा। और अगर कोई बोले कि परमा पीसीज याद नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, आप परमा याद रखो। फिश सबसे ज्यादा है, उसके बाद एवीज सबसे ज्यादा है, फिर रेप्टाइल सबसे ज्यादा है, फिर मेमल सबसे ज्यादा है, सबसे कम कौन है बताओ? एम्फीबियंस है, ठीक है? उसके बाद ये याद रखना है प्लांट्स का, दोनों याद हो जाएंगे। चलो बताओ, अकशेरुकी का क्या हो गया? INCO। कशेरुकी का क्या हो गया? फादर ने मारा। और अगर इसको कौन ज्यादा कौन कम तो क्या याद रखेंगे? परमा। परमा याद रखो। चलो उसके बाद में यहाँ पे प्लांट्स को भी तो याद करना पड़ेगा। यहाँ पे फंजाई है, यहाँ पे मॉस है, फर्न है, एंजियोस्पर्म है, लाइकेन और एल्गी है। तो बताओ कैसे याद रखेंगे यहाँ पे? इसके लिए भी, ये लड़की है, ये लड़की बोलती है मैडम मेरे को तो गाने सुनने का बड़ा ही शौक है, मेरे लिए तो कोई बढ़िया गाना चलाओ, थोड़ा ये रहने दो, अकशेरुकी वकशेरुकी रहने दो, और मेरे लिए एक सुपर सुपर बढ़िया गाना चला दो। रोमांटिक गाना ज्यादा सुनने पसंद आते हैं इसको।
तो इसने बोला मेरे लिए, है ना, एफएम लगाओ मैडम, एफएम लगाओ आप, और एफएम में ये गाना सुना दो, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। तो मैंने बोला ठीक है चला लेते हैं, लेकिन इसने मुझे क्या बोला, इसने मुझे बोला एफएम में फला फला गाना चलाओ। बताओ क्या बोला इसने, एफएम, एफएम में सुनना है गाना, इसको कहाँ पे सुनना है, एफएम में। और एफएम में कौन सा गाना सुनना है, फला फला। फला फला कोई सा भी हो सकता है, फला गाना लगाओ, ये गाना लगाओ, वो गाना लगाओ, तो अपने को याद रखने की ट्रिक बन जाती है, ये एफएम फला। बोलो क्या है, एफएम फला। तो देखो हमने लिख लिया यहाँ पे एफएम फला। बोलो क्या लिखा है, एफएम फला। एफ का मतलब बोलो क्या है, फंजाई। एम का मतलब मॉस। एफ का मतलब फर्ट। ए का मतलब एंजियोस्पर्म। एल का मतलब लाइकेन। और ए का मतलब एलगी। अपने आप ही याद हो जाएगा, एफएम फला। तो देखो सिंपल, ये पूरा पाई चार्ट आपको याद करना है, एज इट इज याद होना चाहिए। इनवर्टिब्रेट अकशेरुकी का फॉर्मूला क्या बनेगा, IMCO। सभी बच्चे बोलो क्या बनेगा, IMCO। कशेरुकी का क्या बनेगा, फादर ने मारा, लेकिन कौन ज्यादा कौन कम, कर्मा। और प्लांट का क्या बनेगा, बोलो क्या बनेगा, एफएम फला। फला फला गाना सुना तो भैया एफएम फला। बोलो क्या है, एफएम फला। और अपने आप कर सकते हो, ये डायग्राम बनाया, लिखा, और आराम से पता चल जाएगा। यहां से क्वेश्चन आया है, जेईटी में आया है यहाँ से क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ये आया है, यहाँ पे लिखा हुआ था ए। क्या लिखा हुआ था, ए। और बोला था कि बताओ ये ए क्या है, तो अपने को ये पता होना चाहिए ए क्या है, ये क्या है, बोलो इंसेक्ट। अभी 2024 में यहाँ से क्वेश्चन आया है, CUET 2024 में ये बोला है कशेरुकियों में 50% भाग मछलियों का होता है। तो क्या सही बोला है क्या, यस। आपको पता होना चाहिए कि 50% भाग किसका है, बताओ, मछलियों का है। तो ये सारे आंकड़े और ये सारी कैलकुलेशन आपको याद होनी चाहिए। तो देखो सबसे पहले हमने क्या बोला कि पृथ्वी पर कितनी जातियां खोजी गई है, बताओ, 1.5 मिलियन। बोलो कितनी खोजी गई है, 1.5 मिलियन। रॉबर्ट मे ने बोला कितनी है, 7 मिलियन। जिसमें जंतु कौन है, जंतु कितने हैं, 70%। और 70 में भी सबसे ज्यादा कौन है, कीट है। पादप कितने हैं, 22%। कौन कौन है उसके अंदर, शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा, आवृत बीजी और अनावृत बीजी। अच्छा कशेरुकी को याद रखने का फॉर्मूला क्या है, कशेरुकी वर्टिब्रेट का क्या है, फादर ने मारा। और अकशेरुकी का क्या है, IMCO। और प्लांट का क्या है, बोलो, एफएम फला। अपने आप याद हो जाएगा, तो लिख लो एक बार इसको। पृथ्वी पर भारत, पृथ्वी पर कितनी जातियां खोजी गई है। IUCN के अनुसार, IUCN ने बोला 1.5 मिलियन जातियां खोजी गई है, खोजी गई है। लेकिन रॉबर्ट मे ने बोला 7 मिलियन की खोज हुई है और उसमें से 22% ही है। IUCN का पूरा नाम लिख रही हूं मैं यहाँ पे, IUCN इंटरनेशनल यूनियन, है ना। आप नीचे लिख लेना, जरूरी नहीं ऊपर लिखना है, नीचे लिख लेना IUCN का कहीं पर भी नाम, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है। ये IUCN का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। IUCN का मुख्यालय कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर, यस। कभी स्विट्जरलैंड जाने का मौका मिले और अभी ना गए हो कोई बात नहीं, आगे घूमने जाएंगे तो भैया कहां पर जाएंगे, बताओ, स्विट्जरलैंड। तो IUCN का मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहां पर है, बताओ, स्विट्जरलैंड। यस, ये नया चैप्टर बेटा कल स्टार्ट हो गया था। फर्स्ट स्लाइड है, या एक स्लाइड पहले हो चुकी है बेटा, एक स्लाइड पहले हो चुकी है।
नया लेसन कल स्टार्ट हो गया था। खाद्य जाल, खाद्य जाल आप अगर आपके पहले वाले चैप्टर में जगह है तो लिख लो, नहीं तो इसी में कंटिन्यू कर लो। पूरी इकोलॉजी यूनिट चल रही है, टर्मिनोलॉजी समझ में आनी चाहिए, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो, है ना। तो खाद्य जाल इसी में कंटिन्यू कर लो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। हाँ, ये सभी खाद्य जाल के आगे लिखना है, खाद्य जाल के आगे लिखना है। यस, आईयूसीएन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड, और जरूर जाना भैया स्विट्जरलैंड। इतने पैसे तो इसीलिए तो आपको अच्छा कॉलेज सेलेक्ट करना है। अभी आप 2 साल बहुत अच्छा पढ़ोगे, बढ़िया नौकरी मिलेगी, बढ़िया छोकरी मिलेगी, तब स्विट्जरलैंड जाएंगे। बाकी तो कहाँ जाएंगे, है ना। माउंट आबू घूम के आ जाएंगे, पता चलेगा। तो स्विट्जरलैंड जाने के लिए 2 साल बहुत बढ़िया मेहनत करनी है। और जब कभी जाओ स्विट्जरलैंड तो ये इसका आईयूसीएन देख के जरूर आना। बहुत बड़ी बिल्डिंग, कैसी बिल्डिंग है ना। चलो दिखाएंगे आपको स्विट्जरलैंड, यहाँ पे भी दिखाएंगे, है ना। एक बार तो फोटो में दिखा देंगे। यस, लिख लिया सभी ने। सात मिलियन के बाद 22, हाँ 7 मिलियन, 7 मिलियन जातियां खोजी गई है। लेकिन रॉबर्ट मैंने बोला कि जो जातियां खोजी गई है वो केवल कितनी है, 22% ही है। 7 मिलियन की खोज हुई है, लेकिन 7 मिलियन क्या है, केवल 22% ही है। अभी तक तो 78% की खोज करना क्या है, बाकी है। जो खोजी गई है ना, 100% जातियां पूरे विश्व में पाई जाती है, लेकिन अभी तक केवल खोज कितनी हुई है, 22%। यानी कि 7 मिलियन की खोज हुई है, अभी तक तो 78% की खोज करना क्या है, बाकी है। यस, लिख लिया सभी ने। ओए, थोड़ा स्पीड। हाँ भाई, जल्दी लिखेंगे, लास्ट 1 मिनट का टाइम है आपके पास, थोड़ा स्पीड से लिखेंगे। आईयूसीएन का पूरा नाम बोलो, क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, है ना। ये 4 है। अच्छा, मैं नहीं गई बेटा स्विट्जरलैंड, मैं नहीं गई हूँ, है ना। इतने पैसे कमाए नहीं है ना कि अभी तक तो स्विट्जरलैंड जाए। चलो, उसके लिए, है ना, पढ़ना पड़ता है भैया बहुत। चलो लिख लिया ये। चलो नेक्स्ट, किसी का बाकी तो नहीं था, किसी का बाकी है। अब ये पाई चार्ट बनाओ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक सर्कल बनाओ, ये एक सर्कल और बनाओ, ठीक है। और एक सर्कल और बनाओ, ठीक है। ये तीनों ही पाई चार्ट याद करने अपने को। ये वाला जो है वो है अकशेरुकी, अकशेरुकी का है, साथ साथ में बनाते रहेंगे।
ये कशेरुकी का है, वर्टिब्रेट्स का है, कशेरुकी का है। और ये वाला जो है वो पादप का है। इसको याद रखने की ट्रिक है एफएम फला, एफएम फला ऐसे याद रखेंगे। इसको याद रखने की ट्रिक है फादर ने मारा, चलो ऐसे याद रखेंगे। और इसको याद रखने की ट्रिक है INCO, ये याद हो जाएगा। तो सबसे पहले ये वाला बनाना है, सबसे ज्यादा इंसेक्ट, फिर है मोलस्क, फिर है क्रस्टेशियन और अदर एनिमल ग्रुप IMCO। ये इंसेक्ट, इंसेक्ट का मतलब ही हो गया कीट। यस, M का मतलब है मोलस्क, ये है मोलस्क। C का मतलब है क्रस्टेशिया, क्रस्टेशियन जिसमें केकड़े और झींगा मछली ये सभी आती है। हाँ भाई क्या दिक्कत, ये है क्रस्टेशियन। और O का मतलब है अन्य प्राणी समूह, अन्य प्राणी, अदर एनिमल्स। तो ये बन गया अकशेरुकी का। कशेरुकी में 50% तो क्या है बताओ, मछलियां है, मछली, मत्स्य, 50% मछलियां है। सबसे ज्यादा कौन है, कौन कम है, उसको याद रखेंगे फर्मा, मतलब फिश सबसे ज्यादा, हमने मछली सबसे ज्यादा बना ली। फिर एवीज सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा बनाएंगे बर्ड्स, ये हो गया एवीज। ये है फिश, ये है MA और फिर है R और ये है A, MARA। M का मतलब है यहाँ पे मेमल्स, और मेमल्स मतलब स्तनधारी। एवीज, एवीज का मतलब है पक्षी, पक्षी। ये है रेप्टाइल, रेप्टाइल्स का मतलब होता है सरीसृप। और ए का मतलब है एम्फीबियंस, ये है एम्फीबियन। ठीक है, उसके बाद पादप का बनाना है। इस तरह से आपको पादप का बनाना है। यहां पे आपको लिखना है FMFALA, एफएम फला। एफ का मतलब है फंजाई, और फंजाई का मतलब ही होता है कवक। ए का मतलब है एंजियोस्पर्म, ये है एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ए का मतलब, एम का मतलब है मॉस, और एम का मतलब है फर्न, मॉस और फर्न, है ना। एल का मतलब है लाइकेन, ये है लाइकेन। और ए का मतलब है एल्गी, और एल्गी का मतलब ही होता है शैवाल, शैवाल। ये पादप का पाई चार्ट है, वो कशेरुकी है और वो अकशेरुकी है। ये सभी पाई चार्ट नाम सहित आपको याद होना चाहिए। पेज, 2 ही पेज है बेटा, 2 ही पेज है, ज्यादा पेज है नहीं, 2 ही पेज है। चलो पहले फर्स्ट फटाफट से ये पाई चार्ट बना ले।
ये दिखा रहा? क्या हुआ इसको? अब अभी लिख ले बेटा, बाद में रोएंगे। अभी लिख ले बेटा, अभी लिख ले। ऐसा कर, नीचे से निकल, पानी पी के आ जा। जा चलो लिखो, जल्दी लिखो। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यस, है ना? 2 साल या 1 साल ही है तुम्हारे, तो भाई 1 साल स्ट्रगल और लाइफ टाइम आराम, है ना? तो सब कुछ, बहुत सारी चीजें खोनी पड़ती है। जल्दी से बनाएंगे फटाफट। एफएम फला लिखो ना, एफएम फला। फंजाई, मॉस, फंड, एंजियोस्पर्म, लाइकेन और एल्गी। बस याद हो जाना चाहिए, ये तो देखना ही है। फंजाई, मॉस, फंड, एंजियोस्पर्म, लाइकेन और एल्गी। एफएम फला, इसीलिए तो लिखवाया। एफएम फला लिख लो। फंजाई, मॉस, है ना? फंजाई, मॉस, फंड, ये एंजियोस्पर्म, लाइकेन और एल्गी। क्या? हाँ, ये फर्मा, ये सबसे ज्यादा, ये सबसे ज्यादा, ये सबसे ज्यादा। फिश सबसे ज्यादा। फिश, उसके बाद कौन है? एवीज सबसे ज्यादा है ना? फर्स्ट नंबर पे है फिश, सेकंड नंबर पे है एवीज। एवीज, एवीज मतलब पक्षी, है ना? उसके बाद है तीसरे नंबर पे है रेप्टाइल्स, चौथे नंबर पर है मेमल्स और पांचवें नंबर पे है एम्फीबियंस। इसमें तो सबसे ज्यादा फंजाई, फंजाई और एंजियोस्पर्म ज्यादा है। उसके बाद ये तो बहुत कम है। यस, आपके एनसीईआरटी में ये चार्ट दे रखा है, पाई चार्ट पूरा कंप्लीटली दे रखा है, लेकिन ये पूरा याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो ट्रिक से याद करेंगे तो याद हो जाएगा। आईएमसीओ, फर्मा एंड एफएम फला, बस ये ट्रिक याद है, मतलब ये तीनों ही पाई चार्ट अभी के अभी अपने को याद है। यस, बन चुका। किसका बाकी है? यस, जल्दी बनाए, थोड़ा स्पीड। लाइकेन के बाद उधर है एल्गी। ए का मतलब है एल्गी। ए का मतलब क्या है? एल्गी, और एल्गी का मतलब है शैवाल। यस, ध्यान देना। आई का मतलब क्या है सभी? चलो ये याद करो। आई का मतलब क्या है? इंसेक्ट का। जिसने लिख लिया है वो बोले भैया आई का मतलब क्या है? इंसेक्ट। एम का मतलब मोलस्क, सी मतलब क्रस्टेशिया, ओ मतलब अदर एनिमल। अदर एनिमल का मतलब क्या है? अन्य प्राणी समूह। ये बोलना है बेटा। बता, एफ का मतलब क्या है? फिश। एम का मतलब मेमल्स। एम का मतलब क्या है? मेमल्स। ए का मतलब एवीज। आर का मतलब रेप्टाइल्स और ए का मतलब एम्फीबियंस। एफ का मतलब क्या है? फंजाई। एम का मतलब मॉस। एफ का मतलब फंड। ए का मतलब एंजियोस्पर्म। एल का मतलब लाइकेन और ए का मतलब एल्गी। अपने आप ही हो जाएगा। पाई चार्ट बनाया और आंसर अपने आप बता दोगे। यस,
यस, एक क्लास चली गई थी। हाँ यस, बिल्कुल लिखवा देंगे बच्चों, वो पूरा वापस भेज देंगे आपको। नेक्स्ट, ध्यान देना, पूरे विश्व में भारत का अगर आपने नक्शा देखा हो और विश्व का नक्शा देखा हो, तो अब विश्व में भारत इतना सा दिखता है, देखा है भारत को, देखा इतना सा दिखता है। पूरे विश्व के नक्शे पे अगर भारत को देखे तो भारत कितना सा दिखाई देता है, इतना सा। तो यानी कि भारत में भी जल का स्थान भी है और स्थल का स्थान भी है। जल भी तो है, और आपको पता है कि अधिकतर भाग पे तो क्या पाया जाता है, जल। बहुत थोड़ी सी जगह पर क्या पाया जाता है, स्थल पाया जाता है। तो भारत का भूमि क्षेत्र पूरे विश्व का केवल कितना है, 2.4% है। बोलो कितना है, 2.4%। नंबर एज इट इज याद रखना है। भारत का भूभाग विश्व का केवल कितना है, 2.4%। फिर भी यहाँ पे जातियों की विविधता 8.1% है। बोलो कितनी है, 8.1%। मतलब क्षेत्रफल कम है, जगह कम है, फिर भी जातियों की संख्या क्या है, बहुत ज्यादा। इसीलिए भारत को 12 महाविविध देशों में शामिल किया गया है। भारत को 12 महाविविध देशों में शामिल क्यों किया है, क्योंकि भारत का भूमि क्षेत्र विश्व का केवल कितना है, बोलो 2.4%। लेकिन यहाँ पे जातियों की संख्या कितनी है बताओ, 8.1%, जो कि बहुत ज्यादा है। इसलिए भारत को 12 महाविविध देशों में शामिल किया गया है। तो बताओ भारत में कितनी जातियां पाई जाती है, तो भारत में पौधों की, पादपों की 45,000 जातियां पाई जाती है। बोलो कितनी जातियां पाई जाती है, 45,000। और जंतु की कितनी पाई जाती है, 90,000। बोलो कितनी पाई जाती है, 90,000। पौधों से डबल पाई जाती है भारत में। पादप की कितनी है, बोलो 45,000। जंतु की कितनी है, 90,000। लेकिन अभी तक तो खोज कितनी हुई है, रॉबर्ट मे के अनुसार 22%। कितनी खोज बाकी है, 78%। यानी कि 1 लाख पादप को जातियां और खोजना बाकी है, और 3 लाख जंतु की खोज करना और बाकी है। अभी तक तो बहुत सारी जातियों की खोज करना बाकी है। लेकिन बड़े दुख की बात तो ये है कि बहुत सारी जातियों की खोज नहीं हुई है और वो विलुप्त होती जा रही है। बहुत सारी जातियों की खोज हुई भी नहीं है और वो क्या हो रही है बताओ, विलुप्त हो रही है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, अभी तक तो शादी हुई नहीं और वो विधवा हो गई। शादी हुई नहीं और विधवा कैसे हो सकती है। तो वैसे ही अभी तक तो इतनी सारी जातियों की खोज करना बाकी है। हो सकता है आप में से ही कोई एक इकोलॉजिस्ट बन जाए और उसका नाम भी हमको एडवर्ड विल्सन के जैसे लिखना पड़े कि भैया ये इकोलॉजिस्ट था, इन्होंने इस जाति की खोज करी, है ना। तो जातियों की खोज करना अभी बहुत सारी बाकी है। बहुत सारी जातियां खोजी नहीं गई है, उसके पहले ही विलुप्त हो रही है। और इसीलिए इकोलॉजिस्ट ने बोल दिया आने वाली 2 शताब्दी के अंदर पूरी पृथ्वी क्या हो जाएगी बताओ, नष्ट। सारी जातियां खत्म हो जाएगी, हम भी विलुप्त, आप भी विलुप्त, खेल खत्म, पैसा हजम। तो भैया यहाँ पे लिख लेना इसको, ये भारत में कितनी जातियां पाई जाती है, भारत में पाई जाने वाली जातियां। अच्छा इसमें एक पॉइंट और लिख लेना, ये जो हमने इसमें ये सारा जो पाई चार्ट बनाया है, इसमें कहीं पर भी प्रोकैरियोट शामिल नहीं किए गए हैं। प्रोकैरियोट जानते हो, प्रोकैरियोट्स है ना, कोशिका पढ़ते हो तो उसमें प्रोकैरियोट यूकैरियोट्स आप पढ़ते होंगे। तो इसमें प्रोकैरियोट्स को इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि अगर इसमें प्रोकैरियोट को शामिल करेंगे तो इसकी संख्या कहां पे लाखों तक पहुंच जाएगी, लाखों और मिलियंस और बिलियंस तक पहुंच जाएगी। इसलिए इसमें प्रोकैरियोट शामिल नहीं है। एक लाइन लिख लेना, इसमें प्रोकैरियोट शामिल नहीं है। ये जो पाई चार्ट बनाया है इसमें कहीं पर भी प्रोकैरियोट शामिल नहीं है। प्रोकैरियोट्स नहीं है इसमें, प्रोकैरियोट्स इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि आपको पता है ना प्रोकैरियोट्स तो कितने जल्दी वृद्धि कर लेते हैं। प्रोकैरियोट्स की संख्या लिखेंगे तो पता नहीं ये संख्या कहां तक जाएगी, इसलिए इसमें प्रोकैरियोट शामिल नहीं है। ये जो हमने पाई चार्ट बनाया है इसमें कहीं पर भी प्रोकैरियोट शामिल नहीं है। प्रोकैरियोट्स को माना ही नहीं है, कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है। तो प्रोकैरियोट्स इसके अंदर नहीं है। यस, प्रोकैरियोट शामिल नहीं है। उसके बाद लिखना भारत में कितनी जातियां हैं, भारत में कितनी जातियां हैं। यहां से क्वेश्चन पूछेंगे कि भैया भारत में कितनी जातियां हैं ये बताओ। तो लिखना इसमें भारत का भूभाग, भारत का भूभाग विश्व का केवल 2.4% है।
2.4% है। लेकिन लेकिन यहाँ जैव विविधता 8.1% है। 8.1% है। अतः भारत को 12 महाविविध देशों में शामिल किया गया है। अतः भारत को 12 महाविविध देशों में शामिल किया गया है। भारत में पादप की 45,000 जातियों की खोज हुई है। जातियां खोजी गई है और जंतु की 90,000 जातियां खोजी गई है। अभी तक पादप की 1,00,000 जातियों की खोज बाकी है। 1,00,000 जातियों की खोज बाकी है और जंतु की 3,00,000 जातियों की खोज बाकी है। 3,00,000 जातियों की खोज बाकी है। ये पूरा अपने को सारे नंबर्स याद होने चाहिए। भारत का भूभाग विश्व का केवल 2.4% है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जैव विविधता 8.1% है। अतः भारत को 12 महाविविध देशों में शामिल किया गया है। भारत में पादप की 45,000 जातियां हैं और जंतु की 90,000 जातियां हैं, लेकिन पादप की अभी तक 1,00,000 जातियों की खोज करना बाकी है और जंतु की 3,00,000 जातियों की खोज अभी तक भी क्या है बताओ, बाकी है। Yes, completed. चलो, अब आपको यहाँ पे ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कितनी जातियां खत्म हो रही है, कितनी खत्म हो गई है, कौन कौन सी जातियां खत्म हो गई है और उनकी खत्म होने का कारण क्या है। तो यूं बोल सकते हैं जैव विविधता की क्षति क्यों हो रही है, उसका सबसे पहला कारण हम है, मनुष्य है, मनुष्य की एक्टिविटी है, मनुष्य का क्रियाकलाप है जिसके कारण खत्म हो रही है। सबसे ज्यादा जैव विविधता उष्ण कटिबंधीय वन में पाई जाती है, ये पता है आपको, लेकिन उस प्रशांत द्वीप के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, उष्ण कटिबंधीय प्रशांत द्वीप पर मनुष्य ने अपने घर बनाने लग गए, वहां पे कॉलोनी बनाने लग गए, तो वहां पर 2000 पक्षियों की जातियां क्या हो चुकी बताओ, विलुप्त हो गई। 2000 पक्षी नहीं, पक्षी तो कितने होंगे, लाखों में पहुंच गए होंगे, पक्षियों की जातियां विलुप्त हो गई। प्रशांत उष्ण कटिबंधीय द्वीप पर अगर मनुष्य ने वहां पे घर बनाने लग गए तो वहां पे कितनी जातियां विलुप्त हो गई बताओ, 2000 पक्षियों की जातियां। और इसके अलावा पिछले 500 वर्षों का आंकड़ा देखे, IUCN ने एक पुस्तक लॉन्च करी, उसका नाम है रेड डाटा बुक। क्या नाम है बोलो, रेड डाटा बुक, लाल आंकड़ा पुस्तक। उसके अनुसार अगर देखे तो पिछले 500 वर्षों में 784 जातियां विलुप्त हो गई है। बताओ कितनी जातियां विलुप्त हुई है, 784, जिसमें 338 अकशेरुकी है, 359 अकशेरुकी है और 87 पादप जातियां विलुप्त हो गई है। तो भैया इसकी विलुप्ति का कारण क्या है,
इसको विलुप्ति का पहला कारण है आवासों की क्षति। हम उनके रहने के घर ही उजाड़ रहे हैं, जंगल को काट काट के घर बना रहे, ऑफिस बना रहे, बिल्डिंग बना रहे हैं, तो आवास की क्या कर रहे हैं बताओ, क्षति कर रहे हैं। दूसरा, आवश्यकता किसमें बदल गई है, लालच में। पहले जरूरत थी रोटी कपड़ा और मकान, बस। आज तो एसी भी चाहिए, फ्रिज भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, बंगला भी चाहिए, ये भी चाहिए, जीएफ भी चाहिए, बीएफ भी चाहिए, उनके खर्चे भी चाहिए, उसके लिए पैसा कमाना है। और पैसा कमाना है तो आवश्यकता किसमें बदल गई, लालच में। तो हम ज्यादा ज्यादा मारने लग गए हैं जीवों को, मछलियों को ज्यादा ज्यादा निकाल के बेच रहे हैं और उससे पैसा कमा रहे हैं। तो उसके कारण क्या हो रहा है बताओ, अति दोहन हो रहा है। क्या हो रहा है, अति दोहन। अति दोहन के कारण जैव विविधता में क्या आ रही है, क्षति आ रही है। तीसरा कारण विदेशी जाति का आक्रमण। आप बोलते हो रशियन लाएंगे मैडम, रशियन लाएंगे, रशियन लाएंगे। अरे विदेशी जाति आएगी तो बताओ भारतीय जाति के ऊपर खतरा होगा कि नहीं होगा, होगा। यस, तो विदेशी जाति के आक्रमण के कारण भी हमारी भारतीय जातियां खतरे में आ चुकी है। लोकल स्पीशीज, भारतीय के अलावा कोई भी लोकल स्पीशीज खतरे में आ गई है। जैसे कि आपको पता ही होगा लेंटाना, केमारा, गाजर घास, ये विदेशी खरपतवार है। ये यहाँ से लाए थे, जलकुंभी को विदेश से लाए थे। आहा, इसके बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर नीले नीले रंग के फूल, क्यों ना इसको अपने भारत में भी ले जाया जाए। और भारत के बंगाल के जलाशय में डाल दिया और उसने फैल करके इतनी तबाही मचा दी कि उसका नाम ही रखना पड़ा, ये बंगाल का आतंक है। जलकुंभी को क्या कहा जाता है, बंगाल का आतंक। और चौथा कारण सह विलुप्तता। तू मरे तो मैं भी मरूं, पारो, देवदास, है ना, हीर रांझा, एक ना रहे तो मैं भी ना रहूं, एक विलुप्त हो जाए तो मैं भी विलुप्त हो जाऊं। युक्का पादप विलुप्त, प्रोनुबा मोज बोले मैं जी के क्या करूंगा, मैं भी विलुप्त। अंजीर बोले मैं विलुप्त, तो उसके ऊपर निर्भर रहने वाला बर बोले मैं भी विलुप्त, मैं रह के क्या करूंगा। ऑफ्रिस विलुप्त, वो मक्षिका बोले मैं रह के क्या करूंगी, मैं भी विलुप्त। तो जिसमें सहजीवी संबंध होता है वो आपस में एक जाति विलुप्त, तो उसके ऊपर निर्भर रहने वाली दूसरी जाति भी विलुप्त हो जाती है। तो बताओ जैव विविधता की क्षति के कितने कारण है, 4। पहला क्या है, आवासीय क्षति। बोलो क्या है, आवासीय क्षति। दूसरा बोलो क्या है, अति दोहन। बोलो क्या है, अति दोहन। तीसरा बोलो क्या है, विदेशी जाति का आक्रमण। बोलो क्या है, विदेशी जाति का आक्रमण। और चौथा क्या है बताओ, सह विलुप्तता। इन 4 कारणों से जैव विविधता की क्षति हो रही है। लेकिन कितनी कितनी क्षति हुई है ये अपने को याद करना है। तो एक बार आप लिख लेना, हेडिंग भी लिख लो साथ में, जैव विविधता की क्षति। बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ है, कितना लॉस हुआ है और किन कारण से लॉस हो रहा है ये हमको पढ़ना है। जैव विविधता की क्षति क्या है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस क्या है। IUCN 2004 के अनुसार, IUCN 2004 ने रेड बुक प्रकाशित करी, रेड बुक प्रकाशित करी, रेड डाटा बुक, सॉरी, रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक प्रकाशित की। इसके अनुसार, इसके अनुसार, इसके अनुसार पिछले 500 वर्षों में, पिछले 500 वर्षों में 784 जातियां विलुप्त हो गई है, विलुप्त हुई है। 784 में से 338 कशेरुकी है, 359 अकशेरुकी है और 87 पादप जातियां है। प्रशांत उष्ण कटिबंधीय द्वीप पर, प्रशांत उष्ण कटिबंधीय द्वीप पर मनुष्य द्वारा बस्तियां, मनुष्य के द्वारा बस्तियां स्थापित करने पर
2000 पक्षियों की जातियां, पक्षियों की जातियां विलुप्त हो गई है। 2000 पक्षियों की जातियां क्या हो चुकी है बताओ, विलुप्त हो गई है। प्रशांत उष्णकटिबंधीय द्वीप पर मनुष्य ने कॉलोनी स्थापित करी थी। यस महेंद्र कुमावत, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता की जैव मात्रा उत्पादों से अधिक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कम छपा हुआ है। अगर हाँ सभी बच्चे ध्यान देना, अगर क्वेश्चन ये पूछे किसी पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे ज्यादा जैव भार किसमें पाया जाता है, घास के मैदान में होता है कि वन में होता है, जंगल में होता है, तो ऑब्वियसली बात है जंगल में होता है ना, क्योंकि जंगल में ही अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, घास शाक श्रब सब पाए जाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वहां पर ज्यादा होती है, तो सबसे ज्यादा जैव भार कहाँ पर पाया जाता है, तो वन में पाया जाता है, घास में नहीं पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, वन में पाया जाता है। यस सबसे ज्यादा जैव भार कहाँ पर पाया जाता है, जैव मात्रा कहाँ पर पाई जाती है, तो वो ध्यान में रखना, आप वन में पाया जाता है। यस चलो नेक्स्ट। हाँ भाई बताओ, IUCN ने कौन सी बुक की लॉन्चिंग करी बताओ, रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक के अनुसार पिछले 500 वर्षों में कितनी जातियां विलुप्त हुई है, 784। अरे बोलो बच्चों कितनी विलुप्त हुई है, 784। इसमें कशेरुकी की कितनी है, 338। अकशेरुकी कितनी है, 359। पादप की कितनी है, 87। प्रशांत उष्ण कटिबंधीय द्वीप पर मनुष्य ने क्या बनाए, प्रशांत उष्ण कटिबंधीय द्वीप पर मनुष्य ने क्या स्थापित करी, बस्तियां। बस्तियां स्थापित करने पर पक्षियों की कितनी जातियां विलुप्त हो गई है बताओ, 2000 जातियां क्या हो चुकी है, विलुप्त हो गई है। तो इस जैव विविधता की क्षति के 4 कारण है, वो चारों कारण अपने को पढ़ने हैं। हाँ तो बेटा 1 आएगा, 1 इसमें 1। ठीक है भाई चलो लिख लिया सभी ने। अब आपको वो चित्र बनाना था, हो गया सबका, हो गया किसी का बाकी है। यस ये चित्र बनाना बाकी था, आप ये बना लो। लिखना बाकी रह गया है किसका, मैं पूछ रही हूँ ना किसका बाकी रह गया, तो उस समय तो कहाँ ध्यान तेरा, अकेली तू है, देख के लिख ले। ले एक बार पढ़ ले फटाफट। प्रशांत उष्णकटिबंधीय द्वीप पर मनुष्य द्वारा बस्तियां स्थापित करने पर 2000 पक्षियों की जातियां क्या हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है। और जब तक आप ये चित्र बनाओ भाई, ये अपनी क्लास 19 है ना इकोलॉजी की। चलो भाई ये चित्र बना लेना, ये पहली स्लाइड है। जैव भार बेटा समुद्र के अंदर तो जैव भार कम होता है। नहीं नहीं वो क्वेश्चन बेटा ध्यान से नहीं सुना था, वो क्वेश्चन किसी पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर सबसे ज्यादा जैव भार पूछेंगे तो वो वन ही आएगा, जंगल ही आएगा। ये क्वेश्चन मैं लिखवाऊंगी बेटा, कल मैं लिखवा दूंगी, कल याद दिलाना मुझे, कल लिखवा देंगे अपन, इसको लिख के करेंगे कल। यस बच्चों कल अपन ये वाला क्वेश्चन लिख के करेंगे, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। यस कल ये क्वेश्चन लिख के फिर करेंगे, है ना, इसमें कुछ लैंग्वेज आपने गलत लिखी हुई है, थोड़ा कल इस क्वेश्चन को लिख के करेंगे।